आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब के वितरण के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वायुमंडल के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया और हमने देखा कि वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल का संगठन किस प्रकार है, तथा सूर्य ताप के बारे में भी हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों, सूर्य ताप और वायु दाब में विपरीत संबंध है, यानी कि जहाँ पर सूर्य ताप अधिक होगा वहाँ पर वायु दाब कम होगा। तो दोस्तों, आइए आज हम देख लेते हैं कि वायुमंडल में दाब का वितरण किस प्रकार है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में जब हमने लंबवत वायुमंडल के बारे में पढ़ा तो वायुमंडल के कई स्तर हमने देखे। इनमें सबसे निचला स्तर जो वायुमंडल का है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। तो दोस्तों, और क्षोभ मंडल ही वह मंडल है जिस पर संपूर्ण वायु राशि का लगभग 90% भाग इस क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में पृथ्वी के निकट ही सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तथा गैसों का संगठन यानी गैसों का जो आयतन है वो बहुत ही सघन होता है, यानी बहुत ही कम आयतन होता है और गैसों का वजन यहाँ पर अधिक होता है। जबकि जैसे ही हम पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जैसे ही हम जाते हैं वहाँ पर वायु जो है वो दूर दूर होती है, यानी विरल होती है। वायु के कण दूर दूर होते हैं और उन वायु का घनत्व बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस प्रकार कम आयतन में और अधिक घनत्व जो है वो वायुमंडल के निचले स्तर पर होता है और ऊपरी स्तर पर वायुमंडल में घनत्व बहुत ही कम होता है और आयतन अधिक होता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब का वितरण। तो वायुमंडलीय दाब का वितरण हम दो प्रकार से देखेंगे। एक तो हम पृथ्वी पर क्षैतिज वितरण देखेंगे, यानी अक्षांशीय दाब वितरण देखेंगे, और वहीं दूसरा हम पृथ्वी से ऊपर उठते हुए वायुमंडल में इसका लंबवत वितरण भी देखेंगे, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर के बारे में भी चर्चा करेंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं पहले वायु दाब है क्या। वायु दाब पृथ्वी पर पड़ने वाले हवा का जो दबाव है उसे ही वायु दाब कहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर चारों ओर एक वायुमंडल है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल के कारण पृथ्वी पर टिका हुआ है। और इस वायुमंडल एक भौतिक वस्तु है और इसका भार होता है, और जो चीज़ भार होता है और स्थान घेरती है वो वस्तु भौतिक होती है। तो उस वस्तु में हम देखते हैं कि हवा का भार क्या है, यानी हवा के स्तंभ का भार जो होता है वही वायु दाब है। वायु दाब हवा के स्तंभ का भार है। हवा के स्तंभ के भार को वायु दाब कहते हैं। और इस वायु दाब को नापने के लिए हमारे पास जो मीटर है उसे बैरोमीटर नाम से जानते हैं। और इस बैरोमीटर दो प्रकार के हैं, फोर्टिन व एनीराइड बैरोमीटर। यानी बैरोमीटर के भी दो प्रकार हैं, फोर्टिन और एनीराइड बैरोमीटर, और इसकी इकाई भी दो हैं। एक इकाई है मिलीबार और दूसरी है पास्कल। तो दोस्तों, अधिकतर वायुमंडल का भार जो है, वायुमंडल का दाब जो है वो मिलीबार में ही नापा जाता है। इसलिए यहाँ हम मिलीबार में ही चर्चा करते हैं कि ये 1 मिलीबार 1 ग्राम वजन के बराबर होता है, जो कि पृथ्वी पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर 1 cm स्क्वायर में जो पृथ्वी पर प्रेशर पड़ता है उसे नापने के लिए जो हमारे पास इकाई है वो मिलीबार है। और मिलीबार किलो में एक ही समान होता है, जैसे कि 1 किलो मिलीबार में 1013.25 मिलीबार होता है। और इसे लगभग 1000 ग्राम में जैसे 1 किलो होता है, वैसे ही 1000 मिलीबार में 1 किलो
वजन के बराबर वायु का भार हो जाता है। और वायु का भार प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग 1 किलो होता है। और बैरोमीटर का पठन, जहां हम बैरोमीटर मौसम वैज्ञानिक बहुत से पूर्वानुमान लगाते हैं, यानी भविष्यवाणी करने में वायु दाब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि बैरोमीटर के पठन से हम भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही तीव्र गति से वायु दाब में कमी आती है, यानी तीव्र गति से वायु दाब नीचे के लिए गिरेगा, तो वहाँ पर तूफान की या आंधी आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वायु दाब निम्न होगा। और जैसे ही वायु दाब निम्न होगा तो वहाँ पर तूफान आना निश्चित हो जाता है। और दूसरी, जब बैरोमीटर नीचे गिरता है, यानी कि वायु दाब कम होता है और कम होकर फिर बढ़ता है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर बारिश होने वाली है, यानी संवहन तरंगें ऊपर उठेंगी तो वायु दाब कम होगा। और इधर उधर से जब हवा ठंडी आ जाएगी तो धीरे धीरे वायु दाब बढ़ेगा। और जब वायु दाब बढ़ेगा तो जो संवहन तरंगों से नीचे से गर्म वायु ऊपर गई है वो ठंडी होकर प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण करेगी, और इससे वर्षा की संभावना हो जाती है। वहीं वायु दाब में एकदम वृद्धि, यानी बैरोमीटर में एकदम उछाल आता है, और ये उछाल जब आता रहता है तो इससे शांत मौसम, यानी कि वहाँ पर मौसम सुहावना होगा और साफ रहेगा, क्योंकि वहाँ पर वायु दाब अधिक है। और वायु दाब अधिक है तो हवाएं किधर से भी चलेंगी नहीं और आकाश साफ सुथरा बने रहेगा। तो दोस्तों ये 3 तरीके के बैरोमीटर का पठन है जिससे कि मौसम के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। वहीं हम वायु दाब का लंबवत वितरण देख लेते हैं। तो लंबवत वितरण में है हमारा तापमान जो है वो पृथ्वी के तल पर यानी सागर तल पर तापमान जो है वो 1035.25 मिलीबार होता है, यानी 1035.25 मिलीबार सागर तल पर होता है। और सागर पर तल पर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 15.2 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं जब हम ऊपर उठते हैं, यानी कि 1000 मीटर ऊपर और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है और तापमान घटकर 8.7 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। और वहीं वायु भार जो है वो भी गिरकर 8.76 यानी 898.76 मिलीबार हो जाता है। और जब हम और ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि जब 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो तापमान घटकर 17.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और वहीं वायु भार यानी वायु दाब जो है वो घटकर लगभग आधा रह जाता है, ये 540.84 मिलीबार हो जाता है। वहीं जब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं तो तापमान घटकर -49.60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वायु दाब घटकर 265.00 मिलीबार हो जाता है। यानी कि पृथ्वी तल से जैसे ही हम ऊपर के लिए उठते हैं तो तापमान और वायु दाब दोनों में कमी आती है। अब हम देखते हैं कि क्या क्षितिज स्तर पर भी ऐसा ही होता है, यानी कि वायु दाब और तापमान में दोनों में सीधा संबंध है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने ये एक मैप बनाया है पृथ्वी का, तो इसमें ये बीच में एक 0 डिग्री है और इधर 5 डिग्री अक्षांश और इधर 5 डिग्री अक्षांश। अब हम अक्षांशीय ताप वितरण देख लेते हैं। तो अक्षांशीय ताप वितरण में पृथ्वी के मध्य में जो जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, उस विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में एक निम्न वायु दाब पेटी पाई जाती है। यहाँ पर एक निम्न वायु दाब पाया जाता है जिसे विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब कहते हैं। विषुवत रेखीय
निम्न वायु दाब इसे कहते हैं। इससे जैसे ही हम उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो हमें 30-35 अक्षांशों पर जाकर उत्तर और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण और 35 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच उच्च वायुदाब का एक पेटी मिलती है। तो इस उच्च वायुदाब पेटी को हम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और उसके बाद में हमें जो है और ऊपर यानी और उत्तर और दक्षिण जाने पर 60-65 पर एक फिर से निम्न वायुदाब की पेटी मिलती है। तो ये 60-65 पर निम्न वायु की जो पेटी है इसे उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है और ये दक्षिण में भी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। उसके बाद हम जब ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो दोनों ध्रुवों पर उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर ये 7 पेटियाँ हैं, यानी कि ये 8 पेटियाँ हैं पृथ्वी पर, जबकि 2 पेटी विषुवत रेखा पर दोनों जुड़ी हुई हैं, यानी 5 अंक उत्तर और 5 अंक दक्षिण में। ये यहाँ पर 2 पेटियाँ हैं, ये 0 से 5 और 0 से 5 उत्तर और 0 से 5 दक्षिण। तो इसे एक ही पेटी माना जाता है, विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी। इस तरह से हमारी इस पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। इन 7 वायुदाब पेटियों में दोनों ध्रुवों पर जो पेटी 2 पाई जाती हैं वो उच्च वायुदाब पेटी हैं। वहीं 2 पेटियां उच्च वायुदाब की 30-35 पर पाई जाती हैं। तो 4 उच्च वायुदाब की पेटी हुई और 2 पेटी निम्न वायुदाब की हुई। तो दोस्तों जहाँ जहाँ निम्न वायुदाब की पेटी है वहाँ पर बारिश अधिक होती है और वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। तो ये जो हमारी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है यहाँ पर भी जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही धूप मिलती है। तो आगे हम इसका अध्ययन करेंगे कि इस पेटी से के सहारे ही हमारे जो बहुत ही घने फॉरेस्ट मिलते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं और इनकी लकड़ी बहुत कठोर होती है। वहीं दक्षिणी और उत्तरी दोनों गोलार्धों में ये 60-65 पर भी एक पेटी पाई जाती है जिसे निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। तो 60-65 दक्षिणी गोलार्ध में जल ही जल है, यहाँ पर स्थल भाग नहीं है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग है। तो यहाँ पर भी एक पेटी जंगलों की पाई जाती है जिसमें कि लकड़ी कोमल लकड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ताप कम मिल पाता है। तो दोस्तों अब हम पृथ्वी पर वायुमंडल के लंबवत और क्षैतिज वितरण के बारे में जान चुके हैं और ये चीज़ें हमें बहुत ही हमारे जलवायु और हवाएं और पवनों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य कभी कर्क रेखा पर, कभी विषुवत रेखा पर और कभी मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो जैसे सूर्य चमकता है, इधर उधर बढ़ता है, तो वैसे ही ये पेटियां भी इधर उधर खिसकती हैं। लेकिन ये पेटियां कितनी खिसकती हैं ये याद रखने की बात है। ध्यान देने वाली बात ये है कि पृथ्वी पर सूर्य जब 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पहुंचता है तो सारी पेटियां उत्तर के लिए खिसकती हैं, लेकिन ये पेटियां केवल 5-5 डिग्री खिसकती हैं और सूर्य जो है वो 23 डिग्री खिसकता है। वहीं जब ये सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो भी 23.5 अंश
इधर पहुंच जाता है और 23.5 और 23.5 अंश अगर दोनों जोड़ लिया जाए तो 47 अंश सूर्य जो है वो ऊपर नीचे होता है, यानी सूर्य जो है 47 अंश खिसकता है, लेकिन ये पेटियां केवल 5-5 अंश ही खिसकती हैं। दोस्तों इस तरह से इन पेटियों को हम जब आगे अध्ययन करेंगे तो केवल इन्हें 5-5 डिग्री ही ऊपर नीचे खिसकाएंगे और ये 5-5 डिग्री ही खिसकेंगी। तो दोस्तों इसके बाद हम ये उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली हवाओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ये उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब जो पाए जाते हैं उनके बीच में हवाएं प्रवाहित होती हैं, लेकिन इन हवाओं के प्रवाहन के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने नियम दिए हैं, तो उन नियमों के बारे में जान लेते हैं जिनसे कि ये हवाएं जो प्रवाहित होती हैं वो बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। तो इन नियमों का प्रभाव इन हवाओं पर पड़ता है, तो इन नियमों के बारे में भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम वायुमंडल में जो हमारी पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं हैं उनके बारे में हमें अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों पवनों से संबंधित कुछ नियम हैं वो हम अभी जान लेते हैं, तो एक एक करके इन नियमों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला नियम है फेरेल का सिद्धांत, और ये फेरेल का सिद्धांत बहुत ही मशहूर नियम है, और इस नियम के मुताबिक जब भी हमारी पृथ्वी पर कोई हवा चलती है, यानी कि जब पृथ्वी पर निम्न वायुदाब की तरफ उच्च वायुदाब से हवा प्रवाहित होती है तो वो सीधे समकोण पर प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत ही तेज़ी से रोटेट हो रही है। तो इसलिए ये हवा सीधे प्रवाहित नहीं होती। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर रोटेट ना होती तो ये हवाएं सीधी बहती। तो इन हवाओं के बारे में फेरेल ने एक नियम बनाया था कि ये हवाएं अपने जो है बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और ये यहाँ से भी इधर बैठती हैं तो ये हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। यानी ये हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ जब बहेंगी तो ये सीधी ना बहकर अपने रास्ते से कुछ विक्षेपित हो जाएंगी, और इस विक्षेपण को फेरेल ने अपने नियम यानी फेरेल ने अपने सिद्धांत के अनुसार बताया है कि यदि ये हवाएं जिस तरफ जा रही हैं उस तरफ यदि हम मुंह करके खड़े हों तो दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं अपनी बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। यानी कि ये हवाएं जो हैं अब उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ेंगी। तो वैसे ही इधर भी जब ये हवाएं निम्न वायुदाब की ओर बढ़ेंगी तो ये इस तरह से बहेंगी, ये अपने दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर ही हमेशा मुड़ेंगी, और इधर से जब इधर के लिए बहेंगी तो ये हवाएं भी इस तरह से ही बहेंगी। तो इधर ये हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, और यहाँ से जो बहने वाली हवाएं हैं वो भी इस तरह से बहेंगी। यानी कि ये हवाएं हर समय उत्तरी गोलार्ध में जहाँ जहाँ भी बहेंगी तो अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ेंगी, और यही फेरेल का नियम है, और यही हवाएं हमारी सनातनी हवाएं भी हैं। तो दोस्तों अब हम दूसरे नियम के बारे में जान लेते हैं। ये बाइस बेलेट ने सिद्धांत दिया था। तो बाइस बेलेट ने जो सिद्धांत दिया था वो लगभग फेरेल का सिद्धांत है, उसी से संबंधित है। तो फेरेल के सिद्धांत से संबंधित ही बाइस बेलेट का सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत ये बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं बहेंगी तो निम्न वायुदाब हमेशा बाईं तरफ होगा और दाहिनी तरफ उच्च वायुदाब होगा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में
जब ये हवाएं बहेंगी और इन हवाओं की तरफ यदि मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो दाहिनी तरफ निम्न वायुदाब और बाएं तरफ उच्च वायुदाब होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही थोड़ा अंतर है और इस अंतर को परीक्षाओं में कमीशनें जब पूछती हैं, कोई भी कमीशन हो तो वो ऐसे सवाल पूछ देती है और ज़्यादातर फॉरेन यानी कि फेरल का नियम यदि आप लिख देते हैं और उसमें उन्होंने अगर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की बात की है तो आपको 22 बैलेट का नाम लिखना है, और अगर इन्होंने अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और बाईं ओर मुड़ जाती हैं वाली बात की है तो फेरल का नियम लिखना है। वहीं दोस्तों एक कोरियालिस बल भी है और ये भी इसी से संबंधित है हमारा अगला सिद्धांत जिसे कि कोरियालिस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इन्होंने बताया कि जब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं तो पृथ्वी के घूर्ण बल के कारण उनमें एक विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है और ये हवाएं अपने पथ से विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये हवाएं जब अपने पथ से विक्षेपित होती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो बात एक ही है, लेकिन जहाँ पर विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन की बात हो वहाँ पर हमें कोरियालिस बल लिखना है। यानी कि अगर कहा गया हो वाक्य में या पूछा गया हो कि कोरियालिस बल किसे कहते हैं या 22 बैलेट का सिद्धांत क्या है और फेरल का नियम क्या है, तो इन तीनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। इस अंतर को जान लेना एक कंपटीशन देने वाले छात्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हुआ तो पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात है, जब भी हवाएं अपने पथ से विक्षेपित हो जाती हैं वाली बात हो तो कोरियालिस बल आएगा यानी कि कोरियालिस का सिद्धांत आएगा, और जब इनमें उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की बात हो तो 22 बैलेट का नियम आएगा, और ये जब हवाएं अपने बाईं ओर और दाहिनी ओर मुड़ने की बात हो तो फेरल का नियम आएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा एक टर्म और कंडीशन ये भी है कि जिसे हम वायुदाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब प्रवणता ये पृथ्वी पर वायुदाब में अधिकता की बात करती है, यानी कि कितने अधिक वायुदाब है और निम्न वायुदाब में जो अंतर है वो कितना अधिक है। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब में जितना अधिक अंतर होगा उतनी ही हवाएं तेजी से बढ़ेंगी, यानी कि जितना ही दाब प्रवणता अधिक होगी, प्रेशर ग्रेडियंट अधिक होगा, उतनी ही हवाओं की चाल जो है वो तेज होगी। तो दोस्तों अगला है हमारा घर्षण बल। घर्षण बल, जब ये हवाएं पृथ्वी की सतह पर चलती हैं तो इनमें सतह पर पाए जाने वाले वृक्ष, पेड़ पौधे, पहाड़, पठार से टकराती हुई चलती हैं तो इनमें एक घर्षण बल लगता है, और ये घर्षण बल का असर केवल 500 मीटर की ऊंचाई तक ही होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी पृथ्वी पर जब हवाएं चलती हैं तो पृथ्वी के आकार की वजह से वो विक्षेपित हो जाती हैं यानी मुड़ जाती हैं, तो वो घर्षण बल होता है। जैसे कि हमारी भारत में चलने वाली मानसूनी हवाओं की दिशा किसी नियम का फॉलो नहीं करती, ना तो कोरियालिस बल, ना 22 बैलेट, ना कि ही ये फेरल के नियम का पालन करती हैं। ये घर्षण बल के कारण जो है वो अपने जो है रास्ता बनाती हुई चलती हैं। तो दोस्तों अगला है हमारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी पृथ्वी पर एक बहुत ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो कि पृथ्वी की सतह पर है। तो इस सतह से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण कम होता है, तो जैसे ही गुरुत्वाकर्षण कम होता है वैसे ही वायुदाब भी कम होता है, यानी कि पृथ्वी की जितनी भी सघन, सबसे सघन वायु है वो पृथ्वी के धरातल पर ही मिलेगी। तो दोस्तों ये तो है हमारा इन नियमों के बारे में अध्ययन हुआ, और अब हम कोरियालिस बल के बारे में थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी कोरियालिस महोदय ने जो बताया था तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो विक्षेपण होता है यानी जो हवाएं अपने से विक्षेपित होती हैं, अपने मार्ग से जो मुड़ जाती हैं, उस मुड़ने की शक्ति क्या है,
तो उन्होंने इसका एक परसेंटेज दिया कि पृथ्वी पर ध्रुवों पर ये 100% मुड़ जाती हैं, यानी कि ध्रुवों पर ये पूरब से पश्चिम चलती हुई दिखाई देंगी। ये पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम चलेंगी या कि पश्चिम से पूरब चलेंगी। ये दोनों गोलार्धों में ये पूरब से पश्चिम जाएंगी और इनमें इतना जो है वो विक्षेपण हो जाएगा कि ये विक्षेपण पूरा 100% होगा। तो अब ये जैसे ही हम इधर विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो ये विक्षेपण कम होता चला आएगा। वहीं ये 60 डिग्री अक्षांश पर ये केवल 86.7% ही रह जाएगा और 30 पर ये 50% होगा और विषुवत रेखा पर ये 0 होगा। यानी तो दोस्तों ये जो डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेपण का फोर्स है वो हमारे इस रिलेटिव डिफ्लेक्शन फोर्स यानी सापेक्ष विक्षेपण जो दर है वो हमारी 0 अक्षांश पर 0% होगी। वहीं 30 अक्षांश पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये 50% और 60 डिग्री पर 86.7% और ध्रुव पर 100% होगा। यही क्रम दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, यानी कि 60 डिग्री पर 50% विक्षेपण होगा और ये 30 डिग्री पर 50% विक्षेपण होगा और 60 डिग्री पर 86.7% विक्षेपण होगा और ये ध्रुवों पर 100% विक्षेपण होगा। यानी ध्रुवों पर हवाएं एकदम सीधी सीधी पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगी या पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगी और हमारी ये जो 60% है यहाँ पर 80% मुड़ेंगी और 30 पर जो है वो 50% मुड़ेंगी और विषुवत रेखा पर ये बिल्कुल ही नहीं मुड़ेंगी। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे पवनों से संबंधित नियम हुए। अब हम पृथ्वी पर ये बहने वाली पवनों के बारे में भी जान लेते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ।